टिकटों का वितरण हो चुका था, नामांकन भी पूरा हो चुका है, बागी कहीं कोई संकट पैदा करते नजर आते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र के लिए अनेक उम्मीदवार होते हैं, लेकिन टिकट एक को मिलती है। कुछ जो वक्त बीतता गया, टिकटों की घोषणा हो गई, अब ये हो रहा है कि मुकाबला नेक एंड नेक है। क्या मजबूरी रही कि कैलाश विजयवर्गीय जी शीर्ष पद छोड़ के आए? इश्यूज यहाँ मध्य प्रदेश में दिख रहे हैं कि बीजेपी कुछ अलग पिच पर खेलना चाह रही कि है। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जो हमने सोचा वो हम कर रहे हैं, उससे हम राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं कर रहे। अब यहाँ पाकिस्तान भी आ गया है, हमास भी आ गया है। ये जो चीजें आना है, वो कैसे ये देखते नहीं बता सकते कि एक साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में क्यों नहीं आए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब कुछ ही दिनों का वक्त शेष है। लगभग एक पखवाड़ा बचा हुआ है। नामांकन दाखिले का काम पूरा हो चुका है। नाम वापसी का दौर चल रहा है। प्रदेश में सत्तारूढ़ दल बीजेपी और प्रतिपक्ष कांग्रेस बागियों से जूझ रही है। टिकटों के बाद असंतोष जो है उससे उबरने का प्रयास हो रहा है और साथ साथ अब जो आखिरी दिन बचे हैं, आखिरी वक्त बचा है, उसमें जो रणनीति है उसे अंजाम देने का प्रयास तेज है। सारे के सारे नेतागण दोनों ही दलों के लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होता आया है। इस वक्त जो हालात हैं, राज्य के चुनावी परिदृश्य है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक आज बहुत ही खास मेहमान है, जिनका दीर्घ अनुभव है। 50 वर्ष के लगभग का राजनीति का दौर उनका हो चुका है। वे इंदिरा गांधी जी के साथ राजनीति करते रहे हैं, उन्होंने राजीव जी के साथ राजनीति की है, वे नरसिम्हा राव सरकार और मनमोहन सरकार में मंत्री रहे हैं। संगठन जो कांग्रेस का है उसमें चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता श्री सुरेश पचौरी जी की, जो हमारे साथ हैं। हम आज उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो चुनावी परिदृश्य है, क्या कुछ स्थितियां बनती उन्हें नजर आ रही है। हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय निकाला, उसके लिए हम आभारी हैं। शुरुआत में करूंगा, टिकटों का वितरण हो चुका था, नामांकन भी पूरा हो चुका है, बागी कहीं कोई संकट पैदा करते नजर आते हैं। अभी जो 2 दिन का वक्त शेष और बचा है, जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो क्या अब कांग्रेस की रणनीति किस तरीके से, पहली प्राथमिकता क्या है और क्या आप ओवरऑल देख रहे हैं? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस में टिकटों का चयन बहुत सोच समझ के हुआ है। ये बात सही है कि एक विधानसभा क्षेत्र के लिए अनेक उम्मीदवार होते हैं और सब में कुछ ना कुछ खासियत होती है, अच्छाई होती है, लेकिन टिकट एक को मिलती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस में टिकट वितरण बहुत सोच समझ के हुआ है और हमें इस बात का यकीन है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। आपने कहा टिकटों का जो वितरण हुआ है बहुत सोच समझ के हुआ है। हम लोग ये पा रहे थे, इसके जो 3-4 महीने के पहले तक के जो हालात आते थे, कुछ सर्वे भी आ रहे थे, जो आकलन हो रहे थे, उसमें ये बराबर निकल के आ रहा था कि कांग्रेस अच्छी एज पर है। लेकिन अब कुछ जो वक्त बीतता गया, टिकटों की घोषणा हो गई, सामने मैदान में बागी भी कई सारे हैं, बीजेपी में शायद कुछ ज्यादा है, लेकिन अब ये हो रहा है कि मुकाबला नेक एंड नेक का है। ये कैसे हो रहा है? इसके पीछे क्या देख रहे हैं आप? क्या देखिए, सर्वे में क्या था, इस बात की तो मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, मैं वो सर्वे की बात करूं जो चुनाव को लेकर आ रहे थे कि हम मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ा खुला हुआ है और कांग्रेस इस बार सरकार बहुत आसानी से बन, लेकिन अब नए करने की बात हो रही। मैं पहले उस पर बात करूं। देखिए, प्रदेश के अनेक जिलों में मेरा दौरा कार्यक्रम हुआ है और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं, बल्कि निष्पक्ष भाव से अगर विश्लेषण किया जाए तो हालात मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में है। और एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के नाते में जब उसका विश्लेषण कर रहा हूं तो मैं पाता हूं कि उसके पीछे कारण है। कारण ये है
कि दिल्ली में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो वादे चुनाव के समय किए, उन वादों की पूर्ति की दिशा में कारगर कदम नहीं उठाए गए। आप कहेंगे 2-4 मिसाल दीजिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक। जी 2022 तक हर एक को आवास दिया जाएगा। जी। ये 2023 से स्थिति क्या है रोजगार आप की भी बात, जानते हैं रोजगार की बात है। और आपके श्रोता भी जानते जी हैं। एक वर्ष में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, हर एक के खाते में 15 लाख रुपए दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने कहा कि हर परिवार से कम एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। किसानों को उनकी जो उत्पाद है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा। नौजवानों को रोजगार के साथ साथ रोजगार के लिए जो वांछित सुविधाएं दी जानी चाहिए वो दी जाएंगी। महिलाओं के संबंध में उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। अब आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, जो सरकारी एजेंसी, जी मैं उसे सभी लोगों ने बोला है इसलिए मैं उसको विस्तार से नहीं दोहराना चाहूंगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में अत्याचार महिलाओं पर, बालकों पर, अनुसूचित जाति जनजाति पर देश में सर्वाधिक है। अब बात आते हैं संसदीय समिति की रिपोर्ट। उसमें 2014 तक किसान की जो आय थी वो 9,600 के करीब थी, जो अब घटकर 8,339 हो गई। अब मनरेगा के बारे में आप देखिए कि जो केंद्र सरकार से पैसा आता था उसका यूटिलाइजेशन देखें तो 75% यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। ये सारे की सारी बातें मैं वो सॉरी जो राजनीतिक पार्टी नहीं कह रही, ये केंद्र सरकार की एजेंसी कह रही है। मध्य प्रदेश में कर्ज बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है। इन्वेस्टर मीट जो करोड़ों रुपए की हुई उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। मेरा कहने का आशय ये है कि नीति आयोग खुद कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत निचले स्थान पे। तो लोग ये देख रहे हैं कि प्रदेश में जब भाजपा की सरकार है, देश में जब भाजपा की सरकार है, तो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम इंसान परेशान है। और लोग कंपेयर कर रहे हैं यूपीए सरकार को, लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार को। इसलिए हालात कांग्रेस के पक्ष में है और लोगों को यकीन शिवराज सिंह के प्रति नहीं है। ये चुनाव निश्चित तौर पे जनता वर्सेस बीजेपी में ज्यादा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की जगह ऐसा साफ दिखला है जो आपने सारी चीजें गिनाई। लेकिन ऐसा भी निकल कर आता है कि कांग्रेस शायद कुछ फाउल कर रही थी, पहले नहीं कर रही थी। अभी टिकटॉक के वितरण के बाद ये बार बार एक आम धारणा बनी कि कांग्रेस ने कुछ फाउल कर दिए हैं। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि आप उस टिकटॉक के वितरण में भी आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आप स्क्रीनिंग कमेटी में भी रहे और राज्य के आप प्रमुख लीडर हैं ही। तो इस पे आप क्या कहिएगा? अब टिकटों की बात आपने कही है तो अपन शुरुआत बीजेपी से करें जी। आखिर क्या मजबूरी रही कि मैं वो सवाल पूछने वाला था, क्या मजबूरी रही कि नरेंद्र तोमर जी अपना मंत्रालय छोड़ के यहाँ आए? क्या मजबूरी रही कि प्रहलाद पटेल जी अपना मंत्रालय छोड़ के यहाँ आए? क्या मजबूरी रही कि कैलाश विजयवर्गीय जी अपना संगठन का शीर्ष पद छोड़ के आए? क्या मजबूरी रही कि कई मेंबर पार्लियामेंट राकेश सिंह जी हों, उदय प्रताप जी हों, आदि आदि ये एमपी होते हुए आए? मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इनका हिल रहा था सर। तो इन्होंने केंद्र सरकार के चाहे कृषि मंत्रालय हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय हो या फग्गन सिंह कुलस्ते का मंत्रालय हो, ये खाली कर दिया।
अब प्रतिक्रिया क्या है? वहां के जो स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम इतने दिन से काम कर रहे थे, हम सोच रहे थे एमएलए बन जाएंगे, यहाँ तो एमपी साहब वो सेंट्रल मिनिस्टर आ गए। अब आइए बात कांग्रेस जी। कांग्रेस ने बहुत स्थानीय जो हमारी यूनिट है, ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस, पीसीसी के प्रभारी, एआईसीसी के ऑब्जर्वर, इनके अनुशंसा पर इनसे सलाह मशवरा करके ये टिकट दिए। नहीं, लेकिन जो मैंने फाउल की बात की उसमें खुद दिग्विजय सिंह जी ने माना है कि हमारे सर्वे की बात हुई कि बहुत सर्वे हुए हैं और अंतिम सर्वे तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कहीं 4 सर्वे हुए, सितंबर में आखिरी सर्वे हुआ, फिर भी कुछ हमें टिकट देना पड़े। कहीं कुछ मजबूरियां रहती हैं, ये टिकटें दी गई या कुछ निकल कर यह है कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ आपकी तरफ से या कांग्रेस की भी अपनी कुछ कठिनाइयां थी कुछ, तो ये कुछ जाना इससे मैसेज चला गया, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रदेश के बड़े सम्मानित वरिष्ठ नेता है। सर्वे की जानकारी उनको होगी, सर्वे की रिपोर्ट उनके पास होगी, इसलिए वो ये कहने के लिए अधिकृत है। लेकिन मुझे सर्वे के बारे में कोई जानकारी नहीं। वो फिर दूसरा हुआ, वो जो कपड़े फाड़ने वाले बयान को लेकर भी काफी वो मचा एक पूरा का पूरा। फिर वो जब वचन पत्र जारी हुआ उस पे जो वृतांत हुआ, उसने कहीं डिमोरलाइज थोड़ा सा कार्यकर्ताओं कोई की बात नहीं है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के अनेक वर्षों के बड़े आत्मीय संबंध हैं और इनके बारे में जो चर्चा हो, जो बातें हो, मैं सोचता हूँ उसका बॉटम लाइन ये है कि दोनों बहुत घनिष्ठ हैं, आत्मीय हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं पचौरी जी भी नाराज हैं, दीगर जो और भी जो मध्य प्रदेश के ऐसे नेतागण हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की कांग्रेस को 2003 के बाद 38 पे जब कांग्रेस थमी थी, आपने उसको 8 में प्रयास किया था कि वो उसको लौटा के लाया जाए, जीवित किया, तो क्या इस सब में क्या कुछ है, कैसी इसको? देखिए, जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरी राजनीतिक शुरुआत ये कोई भाषण का वाक्य नहीं है, ये मन की बात है। मेरी राजनीति की शुरुआत गांधी नेहरू परिवार की कृपा से हुई है और अंत भी वही होना है। नंबर 1 जी। मुझे जो मिलना था मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत कुछ मिल गया। मेरी खुशी और नाराजी वाली बात का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं बड़ा संतुष्ट रहने वाला एक साधारण कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। आपके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, चाहने वाले हैं, कई ऐसी चीजें होती जहां लगता है कि जिन्होंने आपके साथ किया तो कई अन्याय या कुछ ठगा से, जैसे आपने कहा बीजेपी में ठगा ठगा सा महसूस किया, तो कुछ लोग को कांग्रेस में भी ऐसा ठगा सा महसूस करते हैं जिन्होंने वास्तविक जो दावेदार हकदार, और दिखता है, चलिए सर्वे आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन मैदानी जो हकीकत है, हालात है, उसमें वहां तो दिखता था कि ये ज्यादा बेहतर है। तो उस पर थोड़ा सा कहीं आप कुछ कह सकें जो आप? देखिए, मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा हूँ। जी। मैं इस बात में यकीन करता हूँ कि जब युद्ध की घोषणा हो जाए तो ये नहीं देखना चाहिए कि जो बॉर्डर है वो उबड़ खाबड़ है कि नहीं, आर्म्स एमुनिशन कितना है, फाइटिंग प्लेन कितने हैं, आदि आदि। अब ये देखना चाहिए कि 17 नवंबर को मतदान होना है और हमें कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराना है। बाकी जो बातें हैं या होंगी वो उसके बाद होंगी। अच्छा, जो इश्यूज हैं, इश्यूज यहाँ मध्य प्रदेश में दिख रहे हैं कि बीजेपी कुछ अलग पिच पर खेलना चाह रही, जो आपने उनकी विफलताएं गिनाई, चाहे केंद्र की विफलता हो, राज्य की विफलताएं हो, और कांग्रेस ने, मैंने तो लगातार जो सभाएं यहाँ मध्य प्रदेश में, चाहे वो प्रियंका गांधी जी की हो, राहुल जी की रही हो, वो फोकस कर रहे हैं, इश्यूज पर बात कर रहे हैं। आपकी ओर से, कांग्रेस दल की ओर से भी मुख्यतः उन इश्यूज पे कि कहाँ रोजगार की स्थिति है, कहाँ महंगाई है, और जो इनकी तमाम विफलता है वो आपको लाना चाह रहे हैं पिच पे कि धर्म कर्म की। अब उन्होंने मंदिर को भी निकाल लिया है, हमास भी वहां पर निकल कर अब आ गया है, वहां पर जो ऐसे इश्यूज हैं, पाकिस्तान भी निकल कर आए, तो क्या घबराहट, बेचैनी, या किसको कैसे लेते हैं? और आप लोग को उस पिच पे लाने की कोशिश हुई है? मंदिर पे शायद आपने जब शिकायत की तो उन्होंने ये कहा कि आप मंदिर विरोधी हो गए। देखिए, राजनीतिक एजेंडा के साथ होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।
जब हम मतदाताओं के सामने जाएं तो हमारे सामने ये बात साफ तौर पे होना चाहिए कि हम अगर धार में गए हैं, झाबुआ में गए हैं, रायसेन में गए हैं, नर्मदापुरम में गए हैं, वहाँ हमने क्या वादे किए थे और क्या हुआ। हमारी जब सरकार थी तो उस क्षेत्र के विकास के लिए क्या होना था और क्या नहीं हुआ, कौन से अधूरे वादे रहे, कौन से अधूरे काम रहे। रही बात धर्म की, ये धर्म जो है आस्था का विषय। मैं सनातन धर्मी होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मैं इसलिए और करता हूँ कि मैं ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज का दीक्षित शिष्य हूँ। जी। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि वेद और उपनिषद में जो धर्म के बारे में कहा गया है कि धार्यति सह धर्मा, धर्म वो है जो धारण करने योग्य है। धर्म वो नहीं है, कोई भी धर्म हो, जो वैमनस्यता फैलाए, भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश करे, अलगाव पैदा करने की कोशिश करे, ये रही धर्म की व्याख्या। अब रही क्या चुनाव में क्या होना चाहिए। आपने भगवान श्री राम जी के मंदिर की बात कही। मैं कैसे बताऊं, कई चीजों में बड़ा साक्षी रहा। आप थे वो 1989 में जी। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, मैं वो पत्र दिखाऊंगा आपको। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शंकराचार्य जी महाराज से पूछो इस दिशा में क्या होना चाहिए। उन्होंने एक नोट भेजा और उनका ये स्पष्ट सोचना था कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी अवतरित हुए थे, वहां श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए, आदि आदि। और 192 फीट दूरी पर जब वो प्रधानमंत्री थे तो भूमि पूजन हुआ। जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार में राम सेतु वाला मामला आया। तब भी जगतगुरु शंकराचार्य जी, परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने श्रीमती सोनिया गांधी जी से बात की और उन्होंने तत्कालीन जो लॉ मिनिस्टर थे हंसराज भारद्वाज जी। उनको बताया कि ये एफिडेविट के मामले में क्या भ्रम है। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जी। कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया था। तो उसमें सुधार हुआ और उसी समय 2007 में मैं वो कटिंग और प्रेस विज्ञप्ति का वो दिखाऊंगा। जी। जी। भारद्वाज जी ने इस बात को स्पष्ट किया। मेरा कहने और बताने का आशय ये है भैया कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हम ऐसा मान रहे हैं कि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जो हमने सोचा वो हम कर रहे हैं, उससे हम राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं कर रहे। तो कांग्रेस जो कहती है राजनीति में वह भी करती है। धर्म के मामले में कांग्रेस का स्पष्ट सोचना है कि जो भी धर्मावलंबी हों वो अपने अपने धर्म का पालन करें, उसमें किसी को दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। और भगवान श्री राम जी के मंदिर का जहाँ तक प्रश्न है, कांग्रेस ने शुरू से कहा है कि हमें यहाँ मंदिर बनाने के पक्षधर हैं। इसके लिए दो तरीके हों, या तो उभय पक्ष तैयार हो जाए या सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ, फैसला हुआ, कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, स्वागत किया। नहीं, अब ये जो ला रहे हैं इस इशू को भी लाया आपने, उसका बहुत साफ मंदिर को लेकर कह दिया। अब यहाँ पाकिस्तान भी आ गया है, हमास भी आ गया है। ये जो चीजें आना, ये क्या, इसको कैसे देखते? ये नहीं बता सकते कि एक साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला। वो ये नहीं बता सकते कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में क्यों नहीं आए। वो ये नहीं बता सकते कि जो है 2022 तक सबको आवास क्यों नहीं मिला। ये नहीं बता सकते शिवराज सिंह जी कि नर्मदा नदी के प्रदूषण दूर करने के लिए सीवेज प्लांट वगैरह का बारे में जो उनको फैसला लेना था वो नहीं ले पाए। उन्हें बताने को और कहने को कुछ है नहीं, तो बोलें क्या। दूसरा जो ये पिच की मैंने बात की कि वो अपनी पिच पे लाके खिलाना चाहती है, हमने ये पाया बहुत लंबे से बात की कांग्रेस थोड़ा सा कुछ हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात लगातार होती रही है। आपका एक अलग जो चरित्र रहा है कांग्रेस का, साफ सभी को लेकर साथ चलने वाली। अभी हम मध्य प्रदेश में देखा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, तो ये ट्रैक जो चेंज हुआ इससे भी थोड़ा कंफ्यूज, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी बड़ी तादाद मुस्लिम्स भी हैं, अदर कास्ट भी हैं, तो ये सब
कितना क्या आप, क्योंकि आपका बड़ा दीर्घ अनुभव है, आप लंबे अरसे से सब रणनीतिकारों में शुमार रहे हैं आज भी, तो ये नुकसान पहुंचाते दिखता है या कुछ फायदा होगा ये जो? कहीं कुछ नहीं है। देखिए, अगर मैं नियमित रूप से प्रतिदिन पूजन करता हूँ, जी अगर मैं जनेऊ धारण करता हूँ, तो ये मेरी आस्था का विषय है, ये प्रचार का विषय नहीं है। इसी प्रकार राजनीतिक मंच से यदि मैं कोई बात करूं, तो मुझे राजनीतिक मुद्दों की बात कहना चाहिए, मेरा अपना ये जी सोच। जी जी। अच्छा, जातिगत जनगणना को राहुल जी बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं। उन्होंने खासकर कुछ विशेष ओबीसी वर्ग है उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें कही उस पर दोहराने की। लेकिन ये जो चीजें हैं, आप तो केंद्र की सरकार में भी रहे हैं, कई बार जब इस पे बात होती है तो वो कहते हैं, खासकर केंद्र की सरकार या उनके नेता, की जब कांग्रेस थी तब उसने क्यों नहीं किया। इसको लेकर क्या कुछ है, इसकी पीछे की क्या चीजें, थोड़ा सा उस पर अगर आप। देखिए, जातिगत जनगणना आज की जरूरत है। जब हम बिहार में देखते हैं कि वहाँ विभिन्न जातियों की क्या संख्या है और वहाँ क्या हो रहा है, जब हम गुजरात में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की बात अपने वचन पत्र में कमलनाथ जी ने की है। सामान्य वर्ग के लिए भी उन्होंने, गरीब जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं उनके लिए 10% की व्यवस्था की है। तो ये आज के हालात में जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस ने जो कही है वो ठीक है। टिकटों को लेकर फिर लौटूंगा मध्य प्रदेश से। एक आध दो सवाल जो है बड़े मौजूद है, महत्वपूर्ण है। कई टिकटों को लेकर सवाल उठा, बुदनी को लेकर बार उठा कि शिवराज जी को वॉकओवर क्यों, हनुमान जी के आपने जो उतारे हैं, जो सीरियल के हनुमान जी हैं, वो मस्तान जो है, मस्ताल जो है, वॉकओवर की बात होती है, इसको कैसे देखते हैं? आप जब थे तब भी एक ऐसा चेहरा होता था कि जहां लगता था कि कोई है। पिछली बार अरुण यादव जी को उतारा गया था, वॉकओवर की सी बात होती है, इसके पीछे क्या रणनीति थी? कोई रणनीति नहीं है। मैं उनके यूट्यूब पे कार्यक्रम जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार के हो रहे हैं उन्हें मैं देख रहा हूँ, उन्हें अच्छा रिस्पांस पब्लिक से मिल रहा है। अच्छा, जैसे आप आने जाने वाली बातें होती हैं, अब ये हो गया है कि सुबह किसी दल में बात कर रहा है, दिन में कोई और दल है, शाम को किसी और दल से टिकट ले लिया। ये कैसी राजनीति होगी? खासकर इसमें जोड़ूंगा कि सिंधिया जी वाला जो फैक्टर हुआ था, 20 का जो इशू आपकी सरकार गिराएगी, क्या उसने और इस चीजों को बढ़ावा दिया है? ऐसा आप क्या देखते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, उस समय जो स्थिति बनी उसके एक नहीं अनेक कारण थे, और उसकी शुरुआत अगर मैं स्पष्ट रूप से खुल के कहूँ तो मंत्रिमंडल के गठन से ही हो गई थी। जी उसके बाद शनि शनि स्थिति जो हुई वो होती रही। अब रही बात अभी की, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है और ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है, ये सभी लोग स्वीकार करते हैं कि मध्य प्रदेश को कमलनाथ जी के रूप में एक ऐसा नेता मिला जिसका राजनीति में बड़ा दीर्घ अनुभव है। उनके जो पहुंच है, जो प्रभाव है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और यही बात है कि जो 15 माह के उनके कार्यकाल को हम देखते हैं तो अपने आप में एक सराहनीय कार्यकाल रहा है। और मैं अगर कहूँ तो ये पीड़ादायक है कि ये गलत हुआ कि उनकी सरकार चली गई। वो अगर कंटिन्यू रहते तो हमारा प्रदेश प्रगति और विकास के द्वार पर दस्तक देता। और दूसरी उनकी मैं सराहना इस बात की भी करता हूँ कि ऐसी सब परिस्थितियों में भी वो प्रदेश छोड़ के दिल्ली नहीं गए, वो यहीं रहे और इस संकल्प के साथ रहे कि मैं कांग्रेस को दोबारा मध्य प्रदेश में सत्ता में लाऊंगा। और हमारे कांग्रेस के नेतृत्व ने भी ये मन बना लिया, खड़गे जी भी स्पष्ट रूप से संकेत दिए, राहुल जी, प्रियंका जी ने भी दिया, सुरजेवाला जी ने भी दिया कि कांग्रेस के सीएम फेस वो है। तो ये अपने आप में एक शुभ लक्षण। नहीं, आपने वो इशू को छेड़ा और बड़े साफ गोई से कहा कि उस समय शायद अच्छा नहीं हुआ। तो एक ये भी बात हुई थी कि थोड़ी सी कहीं चूक जो दिखती थी कि वो उतर जाइए सड़क पर,
कहीं वो भी कुछ, चूंकि अब छिड़ी है बात तो वो थोड़ी सी उस पे कहीं आप कुछ बोल सकी है तो वो आप क्योंकि वो मुझसे दर दर मरण तो था कि वो एक चेहरा तो थे। अब भले ही आज की तारीख में वो शायद आप लोग के लिए एक सुखद सी चीज है कि वो वही ग्वालियर चंबल संभाग जहां से आपने एक अच्छा गेन किया था, एक जबरदस्त आपको वहां से समर्थन प्राप्त हुआ था, वहां पुनः समर्थन हो रहा है उनके जाने की स्थिति। लेकिन आपने राजस्थान में रोके रखा, पायलट जी को नहीं जाने दिया, छत्तीसगढ़ में आपने पूरी कोशिश की और सिंहदेव साहब को अंत तक, और आज दोनों की ताकत एक और एक 11 बने हुए। तो मध्य प्रदेश में उस पे यदि थोड़ा सा कुछ आपको, हम लोग सोचते अब मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब जो हुआ सो हुआ, अब हमें लंबी लकीर खींचना है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। हमारा प्रदेश तरक्की करे और कांग्रेस सत्ता में हमारे प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में आए, बस यही आकांक्षा। ऑपरेशन लोटस जो यहाँ हुआ था वो तो हो ही गया था, उसके बाद वहां जो कुछ हो रहा है अब तो ये हो गया कि आरएसएस जैसी संगठन वो अलग दल बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं जो पूर्व प्रचारक हैं। ये कैसा, इसको एज ए राजनीतिक वहां भी उनके समक्ष भी है, तो इसको कैसे देखते हो? आपका बड़ा 50 साल से ज्यादा का आपका अनुभव है बीजेपी के अंतर्द्वंद में, क्योंकि वो तो फायदा तो अल्टीमेटली कांग्रेस को अच्छा है जो चीजें हो रही है, लेकिन ये जो इस तरीके का जो हुआ है इसको किस तरीके से, इस पे कोई मैं कल इंदौर में ही था। जी जी आपने बताया था। और आज आया हूँ। जी। आपने जिनकी बात कही कि आरएसएस के लोग ही बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हैं, तो उनकी अपनी पीड़ा है। उनकी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर है, भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवारों को लेकर है। उन्होंने बताया, और मैं एक उम्मीदवार के बारे में विशेष रूप से नहीं बोलूंगा, लेकिन नहीं सबके बीच में बोला जी जी। कि भाई कैलाश विजयवर्गीय जी का जो चयन हुआ उससे वो सहमत नहीं थे, ये ठीक नहीं हुआ। खुलेआम उन्होंने कहा कि मैं तो खुद कहा कि मैं लड़ने नहीं चाहता, और जो बाकी बातें हैं वो भी उन्होंने साफ साफ बोली। तो आखिर ये भारतीय जनता पार्टी में स्थिति बन क्यों रही है, ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न। मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा चुनाव जो है केंद्रित है मोदी और अमित शाह पर, चेहरों पर केंद्रित है। आपका जो सीधा मुकाबला जो अब दिख रहा है क्लियर कट वहां है, तो इनके होने से क्या, हम देखा है कर्नाटक का अस्त्र देखा, उसके पहले राज्यों का अस्त्र देखा है, आप क्या देख रहे हैं मध्य प्रदेश और पांचों राज्यों में आपको क्या नजर आ रहा है? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर या तो भरोसा नहीं है, या उनकी जो पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए उसके बारे में शंका है। ना तो वो स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका सीएम फेस कौन है। वो कह रहे हैं कि भाई जैसा आपने बताया कि मोदी जी और अमित शाह जी के नाम पे वोट दो। वो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो राजस्थान में क्यों नहीं बोल रहे, वो मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं? मतलब कुछ दाल में काला है। अंतिम सवाल करूंगा, वहीं लौट के आऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था कि क्या कांग्रेस ने कुछ अपने पाले में गोल, क्योंकि आप बड़े साफगोई से कुछ चीजें कहते हैं, कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा गोल पड़ गया है शायद कि कुछ डेंट कर दे? ठीक है, सरकार तो आपको दिखती है बनेगी, जनता वर्सेस बीजेपी है, आप लोग पूरी ताकत लगाए हुए हैं, तो कहीं छोटी मोटी चूक कहीं हुई है क्या? थोड़ा सा कुछ ऐसा देखते हैं, आप पाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई हम बड़ा काम हाथ में लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात रह जाती है, लेकिन हमको अपना प्रमुख लक्ष्य सामने रखना चाहिए। और कांग्रेस पूर्णतः आशान्वित है। हम इस बात के प्रति पूरे दृढ़ता के साथ हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अर्जुन का जो तीर था सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, वैसा ही कुछ है शायद। वैसा ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए आपने बहुत कीमती वक्त निकाला, हम आभारी हैं आपके, बहुत शुक्रिया। ये थे सुरेश पचौरी जी, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस में कहीं कोई ना रूठा है ना किसी तरह की कठिनाई है। अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख उस पेड़ पे दिखाई देती थी, उसी तरीके से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जो 2023 का परिणाम है पचौरी जी के अनुसार, वो
साफ उन्हें दिखलाई पड़ रहा है राज्य में एक बार पुनः अच्छी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। जो बातचीत का लबोलुबा है ये निकल कर कुछ आता है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारा ये मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।